नमस्कार दोस्तों जैसा कि हमने पिछली क्लास में संविधान सभा के बारे में चर्चा की थी। आज हम वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने पिछली क्लास को छोड़ा था। दोस्तों हम डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में बात कर रहे थे। एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब सबसे पहले कहाँ से चुनाव लड़ते हैं। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर साहब कहाँ से चुनाव जीत कर के संविधान सभा में पहुंचते हैं। तीसरा प्रश्न ये बन सकता है कि दूसरी बार कहाँ से जीत कर के संविधान सभा में सदस्य के रूप में पहुंचते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब सबसे पहले बम्बई से चुनाव लड़ते हैं लेकिन यहाँ हार जाते हैं। दूसरी बार मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल के जयसुर कुलना से वे चुनाव लड़ते हैं और यहाँ से जीतकर संविधान सभा में जाते हैं। ये पहली बार संविधान सभा में जीत करके जयसुर कुलना क्षेत्र से जा रहे हैं, इस फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, 1947 में भारत का विभाजन हो जाता है। पाकिस्तान जो है भारत से अलग हो जाता है और ये जयसुर खुलना क्षेत्र जो है पूर्वी पाकिस्तान में चले जाता है और इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर साहब की सीट जो है यहाँ से फिर खाली हो जाती है। दोस्तों जैसा कि आप भी जानते हैं और दुनिया जानती है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब जो है विधि में एक तरह से विशेषज्ञता रखते हैं, या यूँ कहूँ कि विधि के बहुत गहरे जानकार हैं। उनका संविधान सभा में होना कितना महत्वपूर्ण था, इस बात को संविधान सभा के अन्य सदस्य और संविधान सभा के अध्यक्ष भी भली भांति जानते थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बम्बई के तात्कालिक प्रधानमंत्री बीजी खैर साहब को एक पत्र लिखते हैं और वहाँ से एक सीट खाली करवा करके संविधान सभा में जो है जीत करके वहाँ से बुलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न ये बनता है कि दूसरी बार जब डॉक्टर अंबेडकर साहब जीत कर संविधान सभा में पहुँचते हैं तो वो क्षेत्र कौन सा होता है, तो वो क्षेत्र बम्बई है। और यहाँ पर एम आर जयकर साहब जो हैं वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं और इनकी जगह पर जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब चुनाव लड़ते हैं और संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा के सदस्य के रूप में डॉक्टर अंबेडकर साहब को क्या कार्य सौंपा जाता है, ये भी प्रश्न है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि संविधान सभा के अलावा संविधान के निर्माण के लिए, या यूँ कहूँ कि कार्यों का जो बंटवारा किया गया था, तो कई समितियों का गठन किया गया और इसमें हम बात करते हैं प्रमुख रूप से 13 समितियों का गठन किया गया। और इन 13 समितियों में अलग अलग सदस्य संख्याएं थी। इनमें हम विशेष रूप से बात करते हैं, जैसे झंडा समिति की हम बात करें, संघ शक्ति समिति की हम बात करें, या यूँ कहूँ मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति की बात करें, है ना। तो इस तरह की अलग अलग समितियों का गठन हुआ, है ना, जिनमें से एक समिति प्रारूप समिति होती है और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर साहब को बनाया जाता है, जिसका काम इस समिति का जो काम है एक तरह से संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव साहब के द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है उस ड्राफ्ट की समीक्षा करना होता है। दोस्तों चूंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब की बात कर रहे हैं और प्रारूप समिति का उल्लेख आया है, तो हम प्रारूप समिति के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें कि प्रारूप समिति जो है एक तरह से डॉक्टर अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में गठित की गई और 6 अन्य सदस्य जो हैं वो नियुक्त किए गए थे। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 अन्य सदस्य कौन थे, और यह भी महत्वपूर्ण है जानना कि इस प्रारूप समिति की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे और इसकी पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई थी। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इस समिति ने कुल 141 बैठक जो है वो की थी और 141 बैठकों में इन्होंने अंतरिम संविधान तैयार किया था। दोस्तों यहाँ पर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि 141 बैठकें हुई थी इस प्रारूप समिति की, जिसने अंतरिम संविधान का को जो है एक तरह से तैयार किया था। और 141 बैठकों के बाद में अंतरिम संविधान का निर्माण होना या निर्माण किया जाना या तैयार किया जाना एक तरह से बहुत ही पेचीदा और चुनौतीपूर्ण कार्य था। 6 अन्य सदस्यों को नियुक्त किया गया था, लेकिन दोस्तों इस बात को थोड़ा सा समझिए कि इन 6 सदस्यों में जैसे हम बात करते हैं बी एल मित्र,
बीएल मित्र को भी, या यूँ कहूँ डीपी खेतान साहब भी जो हैं इस समिति के सदस्य थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीएल मित्र जो हैं वो इस समिति से जो है अपना इस्तीफा दे देते हैं और इनकी जगह पर एन माधव राव साहब जो हैं उन्हें सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। डीपी खेतान साहब की मृत्यु हो जाती है और इनकी जगह पर टीटी कृष्णमाचारी जो हैं उनको इस प्रारूप समिति का सदस्य बनाया जाता है। दोस्तों, ये दोनों सदस्य एक तरह से इस प्रारूप समिति में जो है एक तरफ से होते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने दो सदस्यों की बात कर ही ली, बीएल मित्र साहब जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और डीपी खेतान साहब जिनकी मृत्यु हो गई। इनकी जगह पर दो अन्य सदस्य आए और वो एक तरह से अपनी उपस्थिति को या यूँ कहूँ कि वे एक तरह से अनुपस्थित ही थे, उनकी उपस्थिति नगण्य थी। एन गोपाल स्वामी आयंगर जो हैं वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए वे एक तरह से बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला की जो हम बात कर रहे हैं वे बीमार थे और वे मतलब अधिकांश समय जो है वो बीमार रहे और इस प्रारूप समिति में जो है अपनी भागीदारी जो है या भूमिका जो है बहुत कम ही निभा पाते हैं। के मुंशी साहब की जो हम बात कर रहे हैं, के मुंशी साहब जो हैं वो एक तरह से हैदराबाद के दूत के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। तो उनके अपने दूत के रूप में कार्य करने के जो, या यूँ कहूँ कि जो भी काम जो थे उनके उन कामों में व्यस्त रहते हैं, तो वो भी एक तरह से अपनी सहभागिता यहाँ पर पूरी नहीं करते हैं। और छठे सदस्य की हम बात कर रहे हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये भी अधिकांश समय बीमार रहे और बीमारी के कारण ये दिल्ली से बाहर ही रहते थे। तो दोस्तों, एक तरह से आपने देखा कि ये 6 सदस्य जो थे कहने के लिए थे एक तरह से इस प्रारूप समिति के, लेकिन इन्होंने इन 141 बैठकों में से बहुत ही कम बैठकों में भाग लिया, या यूँ कहूँ कि एक तरह से इनकी उपस्थिति लगभग लगभग नगण्य ही थी। पूरा कार्यभार जो था संविधान के ड्राफ्ट की समीक्षा करने का, वो दिन रात एक करके डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ही पूरा किया। और दोस्तों, आप जैसा कि आप कहते हैं, आप पढ़ते ही हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के आगे संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर साहब लिखा जाता है। यूँ कहूँ कि संविधान का निर्माता उन्हें क्यों कहा जाता है, तो कहे जाने के पीछे एक ये भी बहुत है ना, बड़ा एक तरह का कारण रहा है। ठीक है दोस्तों, हमने डॉक्टर अंबेडकर साहब की बात की और यहाँ पर प्रारूप समिति की बात की। आप, मुझे लग रहा है कि इससे संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों पर ध्यान देंगे और हम अन्य जो समितियां हैं या उनके जो अध्यक्ष हैं या उन समितियों की सदस्य संख्या कितनी रही हैं, इसको हम एक अलग क्लास में पढ़ेंगे ही। हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ें और हम देखते हैं कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं उन सदस्यों को आप देख रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब अध्यक्ष हैं, इस बात को हम कर ही चुके हैं। गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, है ना, और टीटी कृष्णमाचारी, माधव राव साहब। आगे हम बात कर रहे हैं प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, है ना, ये ध्यान देने वाली बात है। मोहम्मद सादुल्ला को छोड़कर जो है एक तरह से सभी सदस्य प्रारूप समिति में कांग्रेसी ही थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति में आ, आ, इन 6 सदस्यों में से एकमात्र सदस्य जो है वो कांग्रेसी, माफ़ कीजिएगा, एक सदस्य को छोड़कर के सारे सदस्य जो हैं वो कांग्रेसी थे। तो मोहम्मद सादुल्लाह जो है वो इनको छोड़कर के कोई विधि शास्त्री होता है, कोई समाज शास्त्री होता है, या यूँ कहूँ कि इनमें से कई पेशेवर लोग होते हैं। और दोस्तों, यही एक तरह से कांग्रेस की खूबसूरती थी, या यूँ कहूँ कि संविधान सभा की खूबसूरती थी, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से जो है या यूँ कहूँ कि अलग अलग वर्गों से जो है लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, ताकि वे उनका है ना, उनका पक्ष रख सके। आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ पुस्तकें उनके द्वारा जो लिखी गई हैं, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है या संभावना बनती है। हिंदू धर्म की पहेलियाँ पुस्तक जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लिखी हैं। थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940 में इन्होंने लिखा, है ना। और दोस्तों देखिए, 7 साल पहले जो है इन्होंने इस बात का उल्लेख इसमें कर दिया था कि पाकिस्तान जो है वो भारत से अलग बनकर रहेगा।
आगे हम बात करते हैं संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कुल 12 अधिवेशन हुए हैं। सामान्य तौर पर हम बात करते हैं 11 अधिवेशन हुए हैं, लेकिन 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, अगर उसे भी हम मिला लें तो इस तरह से संविधान सभा में या संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए हैं। फिर हम आगे बात करते हैं संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुल 15 महिलाएं थी। और हम बात करते हैं कि पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था। 9 महिलाओं ने पहली बैठक में भाग लिया था। इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल थी। दोस्तों और आगे हम बढ़ें, प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि संविधान जो हमारा 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था, वो कब लागू हुआ या उस दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है लागू हुआ। उस दिन कुल कितने अनुच्छेद जो हैं लागू कर दिए गए थे और शेष अनुच्छेदों को हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुल 16 अनुच्छेद जो हैं वो एक तरह से लागू कर दिए गए थे, और शेष अनुच्छेदों को जो है हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। दोस्तों हम इस पर भी बात करेंगे कि क्यों 26 जनवरी 1950 को शेष अनुच्छेदों को लागू किया गया और मात्र 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। पहले हम इस बात पर बात कर लें कि वे 16 अनुच्छेद कौन कौन से थे जिन्हें 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 5 से लेकर हम 9 तक बात करें, जो कि विशेष रूप से नागरिकता के संबंध में उपबंध करते हैं, इन अनुच्छेदों को जो है एक तरह से लागू किया गया 26 नवंबर 1949 को। इसके अलावा आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394 अपने आप में खुद, जिसमें इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि ये अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1950 को लागू किए गए हैं या होंगे। आगे हम बात करते हैं, जैसा कि हमने अभी बात की ही, ये इन अनुच्छेदों के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और आगे हम बढ़ते हैं और दोस्तों यहाँ पर प्रश्न, जैसा कि अभी हमने जस्ट कहा कि क्यों 26 नवंबर 1949 को मात्र 16 को लागू किया गया और शेष को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसका उत्तर ये यहाँ पर है दोस्तों कि ध्यान दीजिएगा कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और आपको ध्यान है कि रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने जो है एक तरह से झंडा फहरा करके हमने अपने जैसा कि आपको पता ही है कि लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी को हमने जो स्वतंत्रता दिवस मनाया है, पहली बार हमने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस जो है मना लिया था। और चूंकि हमारा देश संविधान जब हम निर्माण कर रहे थे उस दौरान 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन संविधान का निर्माण कार्य चल रहा था। और हम इस तिथि को 26 जनवरी 1930 वाली जो तिथि है, जब हमने पहली बार झंडा फहराया था, इस तिथि के महत्व को हम भुलाना नहीं चाह रहे थे। हम इसे यादगार बनाना चाह रहे थे। इसलिए हमने मात्र 16 अनुच्छेदों को जो है 26 नवंबर 1949 को लागू किया और शेष अनुच्छेदों को हमने, जब हमारा संविधान निर्मित हुआ 2 साल 11 माह 18 दिन में 26 जनवरी 1950 को हमने जो है एक तरह से बाकी के शेष जो अनुच्छेद थे उन्हें लागू कर दिया। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को जब हमने पहली बार संविधान को लागू किया था 16 अनुच्छेदों के साथ में, तो हमने इसी की याद में जो है एक तरह से 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाने की परंपरा को शुरू किया। और इस दिवस को मनाने की जो एक तरह से सलाह है वो लक्ष्मीमल सिंघवी साहब ने दी थी। लक्ष्मीमल सिंघवी साहब का नाम जो है आप पंचायती राज व्यवस्था में भी आगे पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं 26 जनवरी की महत्ता की, हमने बात कर ही ली है। फिर आगे हम बात कर रहे हैं कि 24 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान निर्मित होता है, उस संविधान में कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, उस संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए।
दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि कुल 284 सदस्यों ने जो है भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रथम व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किए, तथा इस संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे, या यूँ कहूँ कि पहले राष्ट्रपति जो हमारे देश के रहे हैं, वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। आगे हम बात कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। संविधान सभा का क्या काम था? तो ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा उस समय दो महत्वपूर्ण कार्यों को जो है निर्वहित कर रही थी, या अपनी भूमिका को अदा कर रही थी। एक तो वो संविधान का निर्माण कार्य भी कर रही थी और दूसरी ओर संसद के रूप में भी काम करती थी। यहाँ ध्यान ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि संविधान का निर्माण जब वो कर रही थी तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब वो संसद के रूप में काम करती थी तब अध्यक्षता जो है गोपाल वासुदेव मावलंकर साहब करते थे, जीवी मावलंकर साहब। आगे हम बढ़ रहे हैं दोस्तों, जैसा कि हम कल भी बात कर ही चुके हैं, या यूँ कहूँ कि पिछली क्लास में हमने इस बारे में बात की ही है कि मुस्लिम लीग द्वारा जो है एक तरह से संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया जाता है ना। तो उनके निकलने के बाद में कांग्रेस, या यूँ कहूँ कि संविधान सभा में जो है मात्र 316 सदस्य शेष रह जाते हैं, या यूँ कहूँ कि 324 सदस्य शेष रह जाते हैं। इसमें बात यही रखी गई है कि 73 सदस्य अगर 390 में से निकलते हैं तो 324 बचने चाहिए, 316 क्यों बच रहे हैं? तो इसके पीछे कारण यही है कि 73 सदस्यों, मुस्लिम लीग ने अगर इस्तीफा दिया है तो सारे के सारे सदस्यों ने इस्तीफा नहीं दे दिया है ना। कुछ सदस्य जो थे फिर भी संविधान सभा के सदस्य बने रहे, उनमें मोहम्मद सादुल्ला और नुसरत मोहानी साहब जैसे सदस्यों की आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है वो ये भी बन सकता है कि 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? दोस्तों आप जैसा कि देख ही रहे हैं, 299 सदस्य जो हैं 15 अगस्त 1947 को, जब हम पहला स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तब उपस्थित थे। आगे बात हम करते हैं कि हमारे भारतीय संविधान का शीर्षक क्या है और इसका उल्लेख कहाँ है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत का संविधान, ये हमारे संविधान का शीर्षक है, और इस शीर्षक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 393 में है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस शीर्षक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 393 में उल्लेखित है। आगे हम बात करते हैं, जैसा कि अभी हमने इससे पहले बात की ही, कि 16 अनुच्छेद जो हैं वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 394 में किया गया है, और शेष अनुच्छेद जो हैं 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे, इस बात का उल्लेख भी अनुच्छेद 394 में था। आगे हम बात करते हैं कि अगर हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और हमने 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू किया, और चूंकि देश संविधान अनुरूप चलना था, है ना, या यूँ कहूँ कि कानून अनुरूप चलना था, तो हमने अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को कैसे संचालित किया? दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, है ना, भारत की शासन व्यवस्था संचालित इससे की जाएगी, इसका उल्लेख हमने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किया था। एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस बात का उल्लेख, ये बात क्यों कही गई कि हम 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कार्य करेंगे? ध्यान देना है, अनुच्छेद 395 में उल्लेखित है कि भारत शासन अधिनियम 1935 लागू है, इसे समाप्त कर दिया गया है। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम चला आ रहा था 1947 तक, उसे हमने समाप्त कर दिया था, लेकिन हमने इस बात का उल्लेख 47 में कर दिया था कि 1947 से लेकर के 1950 तक, मतलब जब तक हमारा संविधान निर्मित नहीं हो जाता तब तक हम अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को 1935 के भारत शासन अधिनियम के ही अनुसार संचालित करेंगे, लेकिन उसे समाप्त कर दिया गया था। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 395 में था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जैसा कि कुछ स्टेटमेंट्स देख रहे हैं आप यहाँ पर, भारतीय संविधान सभा के बारे में विंस्टन चर्चिल ने कुछ कहा है, लॉर्ड साइमन ने कुछ कहा है। भारतीय संविधान सभा को हिंदुओं की सभा चर्चिल कह रहे हैं, संविधान सभा को एक जाति की संस्था मतलब लॉर्ड साइमन साहब कह रहे हैं। और आगे हम बढ़ते हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने एक पुस्तक लिखी थी, इंडियन इंस्टीट्यूशन, और एक लिखी थी कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन, इंडियन इंस्टीट्यूशन और कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन, ग्रैनविल ऑस्टिन की पुस्तक है। इनमें इन्होंने कहा था कि संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है, या यूँ कहूँ कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। ये ग्रैनविल ऑस्टिन महोदय ने जो है कॉर्नर स्टोन ऑफ नेशन में कहा। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या यूँ कहूँ कि
ये बात जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या अन्य संविधान सभा के सदस्यों ने जब संविधान निर्मित हो जाता है और जब अपने अंतिम भाषण जब दे रहे होते हैं, उसमें डॉक्टर अंबेडकर साहब साहब के बारे में संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने कई अलग अलग बातें जो हैं की और डॉक्टर अंबेडकर साहब की सराहना की। उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो इस बात को कहते हैं कि मैंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में अगर कोई अच्छा कार्य किया है तो वह 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करना किया है। क्योंकि इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर साहब, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर अंबेडकर साहब की एक तरह से हवाई जहाज के दक्ष पायलट से तुलना की है ना, कि जिसे हमने नियुक्त किया है वो एक ऐसा चालक है, ये एक हवाई जहाज का एक ऐसा चालक है जो अपने काम में निपुण है। पायलट से तुलना करी है इन्होंने, दक्ष पायलट से। डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में केवी राव जो है, डॉक्टर अंबेडकर न केवल भारतीय संविधान के जनक है बल्कि जननी भी है, इस तरह की बात कहते हैं, फादर एंड मदर टू। फिर हम बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, ये आप सब जानते ही हैं, है ना। विधि विशेषज्ञता के कारण या कानून में उनकी गहरी जानकारी के आधार पर जो है उन्हें भारतीय संविधान का या यूँ कहूँ कि आधुनिक भारत का जो है मनु कहा जाता है। फिर आगे हम बात कर रहे हैं संसद की बैठक के बारे में कि अब संसद की पहली बैठक कब हुई है, ये तारीख भी पूछ ली जाती है। 13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक हुई। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हो गया है ना। कैसे हुआ है, अब ये प्रश्न भी आ सकता है कि जब हमने जो है एक तरह से संसद की बैठक ही 1952 में कर रहे हैं और आप लिख रहे हैं कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हो गया है, कैसे हो गया साहब। हमारी संसद 1952 में भले ही अस्तित्व में आ रही हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि संविधान सभा 1947 से ही संसद के रूप में कार्य कर रही थी और संसद के रूप में कार्य करने के कारण जो है 1951 में हम पहला संशोधन जो है संविधान में वो कर चुके होते हैं। और इस तरह से दोस्तों हमने संविधान सभा के संदर्भ में या संविधान सभा से बनने वाले तमाम तरह के प्रश्नों पर चर्चा की। और इससे संबंधित किसी प्रकार के कोई प्रश्न या कोई सुझाव हो तो आप बाकायदा कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें अवगत कराएं, उस पर बाकायदा ध्यान दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।